हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूटन का पहला लॉ देखा था और फोर्स क्या होता है ये देखा था हमने। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 2, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो इसमें हम न्यूटन के और दो लॉस देखेंगे कि न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया था और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया था। और अगले वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का। ओके, तो शुरू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को शुरू करने से पहले हमको मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। मतलब ये मेजर करता है कि कितने क्वांटिटी का मोशन एक बॉडी के अंदर है। मतलब अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर जगह पे से चल रहा है, ठीक है, बॉल है जो इस तरफ चल रहा है, ठीक है, तो इसका जो मोशन का जो क्वांटिटी है उसका मेजर कि ये मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है, इसका मोशन कैसा हो रहा है, इसका मोशन कैसे डिफाइन है, इसका मोशन का कितना क्वांटिटी है, कितना मोशन, जो हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं कितना मोशन, कैसे, जैसे हम बोलते हैं कितना केजी, कितना डिस्टेंस, ऐसे पूछते हैं ना, वैसे मोमेंटम जो है वो है कितना मोशन। मोमेंटम मेजर्स कितना मोशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसका फार्मूला है, ठीक है, तो मोमेंटम का फार्मूला है P इक्वल्स mv। ये जो P है, P इज़ नथिंग बट मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, P मतलब मोमेंटम, m मतलब मास, ये हो जाएगा मास, मास, और v का मतलब है वेलोसिटी। v का मतलब है वेलोसिटी। तो मोमेंटम इक्वल्स मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे एक ऑब्जेक्ट के मोशन का क्वांटिटी को मेजर करता है। तो इसको लेके हम अभी न्यूटन का सेकंड लॉ देखेंगे क्या होता है। चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि वो कैसे स्टेट करता है। ठीक है, तो इसको तो ऐसा का वैसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, तो इसको हम बदल नहीं सकते अपने हिसाब से, ये जैसा है वैसा ही इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब बाद में जो मोमेंटम हुआ और पहले जो मोमेंटम हुआ उनका डिफरेंस बाई टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगर कुछ नहीं दिया है, अगर ऐसे इसके बाद मैंने विथ रिस्पेक्ट टू, अगर कहीं पे भी हमने देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, अगर ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू मैंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी रेट लिखा होगा और विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे हमको विथ रिस्पेक्ट टू को क्या लेना है, टाइम लेना है। तो यहाँ पे रेट ऑफ मोमेंटम लिखा है खाली, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग समथिंग कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको विथ रिस्पेक्ट टू कुछ दिया नहीं है तो हम टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied external force and takes place in the direction in which external force acts। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है takes place in the direction, ये हम आगे फार्मूला जो होगा उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। ठीक है, हम इसका मैथमेटिकल अभी हमको इसका इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये जो टेक्स प्लेस जो है ना, इसको छोड़ के यहाँ तक का जो है इसको हम यूज़ करेंगे अपना फार्मूला बनाने में, और उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये वाला हमें फार्मूला के बाद समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो बनाते हैं फार्मूला। ठीक है, तो हम बेसिक चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी चेंज लिख गया मतलब दो मोमेंटम हमारे पास होना चाहिए तभी तो चेंज होगा ना। तो हम फाइनल मोमेंटम एक ले लेंगे, इनिशियल मोमेंटम एक ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल मोमेंटम हम P2 ले सकते हैं और इनिशियल मोमेंटम हमने P1 ले लिया। ठीक है, P1 और P2 ले लिया। अब फार्मूला के हिसाब से हम पुट करते हैं। ठीक है, फार्मूला देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या था, यही था ना, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स एक्सटर्नल हो इंटरनल हो कुछ भी हो, फोर्स को हम F की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था इसने बोला P, इसने बोला P2 माइनस P1, ये होगा ना चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम। टाइम क्यों लिखा? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। टाइम इसलिए लिखा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला। इसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे ध्यान से देखने वाली है कि P2 जो है, ठीक है, हम P2 में हम देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस बॉक्स में, देखो P क्या होता है, P इक्वल्स MV होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है ना, ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट का स्पीड बदल सकता है, ठीक है, लेकिन उसका मास कभी बदल सकता है? नहीं, मास कभी नहीं बदल सकता ना, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो m है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे P2 हो या P1 हो, m हमेशा कांस्टेंट होगा, v चाहे बदले या ना बदले, ठीक है। फाइनल में हम v को v रख देते, इनिशियल में v को हम u रख देते हैं। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे, तो हमारा आ जाएगा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P2 क्या होता है, mv माइनस mu/t, ठीक है। तो बाकी आगे क्या हो जाएगा, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया, v माइनस u/t, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से देखने वाली है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कि m इंटू v माइनस u/t, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, m इंटू v माइनस u/t, ठीक है। तो m माइनस, ये भी देखते हैं हम, v माइनस u/t। हमने एक्सेलरेशन देखा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही था, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, v माइनस u/t एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a को कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हमने लिखा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टाइम्स a, ठीक है, मतलब f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, ये जो प्रोपोर्शनलिटी, ये जो साइन है ना, इस साइन को हटाने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को हम बस k लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट हमको पता नहीं है, तो उसमें आ जाएगा f इक्वल्स टू k ma। अब यहाँ पे ना जो k का वैल्यू जो है ना, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कभी नहीं डिटरमाइन कर सकते, ये इसको ना एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब थियोरेटिकली इसको निकालना इम्पॉसिबल है, मतलब देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। इसलिए हम प्रैक्टिकली इसको जब हमने ज़्यादा किया तो हमने देखा कि जो k है उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो इन टोटल हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है f इक्वल्स ma, ठीक है, f इक्वल्स ma हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इस फार्मूला के ज़रिए हम ये देख सकते हैं, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, ये देख सकते हैं, इसके ज़रिए समझ सकते हैं। देखिए, अब फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे मेरा एक कोई बॉडी है, ये बॉल है, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ, इसका एक मास है m, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा, ना कि इस तरफ, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा जिस तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स जिस तरफ एक्ट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, उसका एक्सेलरेशन इस तरफ नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। वो हम इस फॉर्मूला के ज़रिए देख सकते हैं, जो कि हम यहाँ से हमने समझा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ के बाद एक और नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है, एक नया चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट में आता है, एक नया चीज़ हमारे सामने आता है, वो है इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स क्या होता है, इट इज़ टर्म्ड एज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, मतलब एक फोर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला, हम यहाँ पे लिख सकते हैं f इक्वल्स ma, हमने अभी देखा, हमने अभी निकाला इसको, इसके ज़रिए हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ए को हमें वापस उल्टा, अब या हमको उल्टा जाना है, ठीक है, हमने ये कुछ करके इसको ये लेके आया, अब इसको उल्टा जाना है, तो ये हो जाएगा f इक्वल्स mv माइनस u/t, ठीक है, यही हो गया, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो f इक्वल्स हो जाएगा mv माइनस mu, ठीक है, यहाँ पे बाई टाइम, ठीक है। तो आखिर में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ft इक्वल्स mv माइनस mu/t, mu माइनस mu, ये बाई टी नहीं होगा, ठीक है, बाई नहीं आ जाएगा, टी तो ऊपर चला गया ना वहाँ पे, हाँ। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ये जो ft है ये इम्पल्स है, ठीक है।
तो आई मतलब इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल्स एफ टी विच इक्वल्स एम वी माइनस एम यू। एम वी माइनस एम यू क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, P2 माइनस P1। ये हो जाएगा हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला। ये याद रखो तो अच्छा है, काम आएगा आगे, ठीक है। इसमें तो काम नहीं आने वाला, आगे काम आएगा, मतलब 11th में 12th में ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ। ये बहुत पॉपुलर लॉ है, ठीक है, बहुत पॉपुलर लॉ है, आपने सुना भी होगा शायद से, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉ है लेकिन बहुत पॉपुलर हुआ है। ये स्टेट करता है कि ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत फेमस है, ठीक है। मतलब अगर मैं ठीक है, समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक वॉल पड़ा है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अभी इसी से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, छोटा सा डायग्राम इससे हम देख सकते हैं। ये दोनों जो है ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये हुक से जॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मैं स्ट्रिंग को खींच रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 5 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचूंगा, ठीक है, जो एक्शन होगा मेरा वो 5 न्यूटन का होगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो रिएक्शन होगा वो भी 5 न्यूटन का होगा इस तरफ, उल्टी तरफ, एकदम उल्टा, लेकिन सेम होगा, क्वांटिटी सेम होगी, बस उल्टा हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन इसी को कहते हैं। इसको हम बहुत सारा इसको हम एप्लीकेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि एवरीडे लाइफ में हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। बहुत सिंपल लॉ है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं, ठीक है। बस ये आगे के प्रिंसिपल्स फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स में कि ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, रॉकेट कैसे उड़ते हैं, इंसान कैसे चलता है, ये सब जो चीज़ है ना, ये सब इस लॉ के ज़रिए हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब देखते हैं उसके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और हम एवरीडे लाइफ में कैसे देखते हैं उसको, ठीक है। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। कोलिजन सबसे मतलब कॉमन एग्जांपल है। समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है और मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, एक इंसान है, इसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, बॉल को उस तरफ फेंकता है, बॉल वापस इसकी तरफ आ जाता है ना। ये होता है ना, हम घर में हमेशा करते हैं, हम हमेशा ये काम करते रहते हैं घर में, ठीक है। तो ये होता है, राइट। हम बॉल को दीवार पे फेंकते हैं, बॉल वापस आ जाता है। बॉल अगर 5 न्यूटन से दीवार को टकराता है इतने फोर्स से, तो वो वापस 5 न्यूटन के फोर्स से ही अपने जगह पे आ जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने बॉल को दीवार पे मारा और बॉल यहाँ पे गिर गया, ऐसा तो नहीं होता ना, वापस यहीं पे आता है ना बॉल, यहाँ पे नहीं गिर जाता। और ऐसा भी नहीं होता कि बॉल यहाँ से उड़ के यहाँ तक चला गया, ऐसा नहीं होता ना, आपके हाथ में ही आता है डायरेक्ट, है ना। तो ये है, हम समझ सकते हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है न्यूटन के थर्ड लॉ का। और वॉकिंग में भी हो सकता है कि जब हम पैर डालते हैं, ठीक है, ये पैर है, ठीक है, और ये ज़मीन है, जब मैं ज़मीन पे पैर डालता हूँ ना, तो ज़मीन एक इक्वल अपोजिट फोर्स देता है मेरे को, ताकि वो मेरे जो जब इक्वल अपोजिट फोर्स मिलता है, इक्वल अपोजिट फोर्स, तो हमने सुना था नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है ना, तो ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है मेरे लिए। मैं यहाँ पे जितना फोर्स दूंगा वो उतना उल्टा फोर्स देगा, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जिस वजह से ना मेरा पैर ऊपर चला जाएगा ना मेरा पैर ज़मीन के नीचे धंस जाएगा। बट रेत वाले ज़मीन पे ऐसा नहीं होता। रेत वाले ज़मीन पे हमारा एरिया कम होने की वजह से फोर्स बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारा पैर नीचे गिर जाता है। वहाँ पे भी आता है थर्ड लॉ, बट वहाँ पे एरिया जो है ना वो एक और नया रोल प्ले करता है। बहुत से अलग अलग चीज़ होते हैं जो इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉयल ऑफ ए गन, अगर मैं गन से फायर करता हूँ, ठीक है, ये गन है, ठीक है, गन से मैंने एक बुलेट फायर की, ठीक है, मैंने गन से एक बुलेट फायर की, तो जब बुलेट यहाँ पे जाएगी ना, तो वो गन को ऐसे रिकॉयल करेगी। गन जब हमारे पीछे में जाते हैं ना, हमने बुलेट फायर किया तो गन पीछे आएगा ना, गन हमेशा पीछे आएगा, ठीक है। वो पीछे क्यों आता है, रिकॉयल, वो जो जब गन पीछे आता है ना उसको रिकॉयल बोलते हैं, रिकॉयलिंग ऑफ ए गन, ठीक है। ये हम इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जब ये रिकॉयल होता है ना, तो ये जितने फोर्स से आगे जा रहा है उतने ही फोर्स से ये रिकॉयल होता है, बट अंदर यहाँ पे जो स्प्रिंग होता है उस वजह से हमें कम मतलब उतना ज़्यादा फोर्स मतलब हमारे पास नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग उस फोर्स को कम कर देता है, उसका डिले कर देता है उस फोर्स का इम्पैक्ट को, है ना। हमने पढ़ा था ना इम्पैक्ट का, FT जानते हैं ना, FT, टाइम ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम यहाँ पे नीचे है ना, टाइम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, है ना। मैं देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/5, ये 1 से छोटा वैल्यू आएगा ना, और अगर मैं लिखता हूँ 5/2 तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये नंबर जितना भी बड़ा होता रहेगा उतना ये इसका जो आंसर है वो छोटा होता रहेगा,
तो वैसे ही ये जो स्प्रिंग है वो टाइम कम कर देता है। ये अलग हम प्रिंसिपल, जैसे अभी मैं नए नए प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ये आगे हमें काम आएंगे, आगे मिलेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, रॉकेट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं ये आग दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वो यहाँ पे फोर्स डाल रहा है, वही फोर्स इसको ऊपर जाने के लिए प्रोपल करता है। और पैडलिंग ऑफ ए बोट, ये तो हम जानते ही है, हम पानी को इस तरफ पुश करते हैं तो बोट आगे जाता है, हम पानी को इस तरफ पुश करेंगे तो बोट आगे जाएगा, है ना, यही होता है ना पैडलिंग ऑफ ए बोट, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम थर्ड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।